हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडमा क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर 3 हमारा क्या है? ये है हमारा पेयर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये आज हम शुरू करने वाले चैप्टर। लास्ट चैप्टर हमने क्या किया था? लास्ट चैप्टर हमने किया था पॉलिनोमियल, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले चीज तो हम चैप्टर का जो नेम दे रखे हैं ना उसको समझते हैं कि ये क्या चीज है लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन हमने पॉलिनोमियल में भी देखो एक लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो होती है जहां हमारी मैक्सिमम पावर क्या हो? मैक्सिमम पावर हमारी वन हो। अभी लीनियर इक्वेशन मैक्सिमम पावर वन कैसे? अभी मान लो हमारे पास क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन आ जाए। ठीक है, ये इक्वल टू जीरो इक्वेशन दे रखी है। इसमें देखो हमारे पास पावर क्या आ गई, टू आ गई। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं ना उसकी पावर क्या होती है? वन होती है। तो यहाँ से क्या याद रखना है हमें? जो पावर आएगी ना वेरिएबल्स की वो क्या आएगी? ऑलवेज वन आएगी। दूसरी चीज देखो क्या दे रखा है। दूसरी चीज दे रखा है वेरिएबल। तो आपको वेरिएबल मैंने बताया था पॉलिनोमियल में क्या होते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है? स्टैटिक नहीं होती, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमें जो वेरिएबल दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं टू। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन होगी वो क्या होगी? दो वेरिएबल्स में होगी। यानी हमारे पास एक इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल मिलने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री। अभी देखो इसका पावर क्या है? वन है। इसकी पावर क्या है? वन है। तो ये हमारी पहली कंडीशन क्या करती है? सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी कंडीशन देखो इसमें क्या है, हमारे पास एक्स भी एक वेरिएबल है और वाई भी एक वेरिएबल है। तो ये हमें टू वेरिएबल मिल गए। तो ये ऐसी जो इक्वेशन होती है इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हमारे पास आ जाए एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो। अभी देखो यहाँ पे जेड भी क्या है? एक वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है। तो यहाँ हमें टोटल कितने वेरिएबल मिल गए? थ्री वेरिएबल। तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या चीज है। अभी देखो पेयर आगे हमें दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर का मतलब क्या होगा? हमें क्या दिया होगा? दो इक्वेशन दी होगी, दो इक्वेशन का पेयर दिया होगा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो हमें दो इक्वेशन का एक पेयर दिया होगा। तो इससे क्या होगा? हम इनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अभी दो इक्वेशन का पेयर क्यों दिया? देखो लीनियर में हमें बोला टू वेरिएबल। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं ना, जितने वेरिएबल हो रहे हैं, अगर हमारे पास तीन आ गए, चार आ गए, जितने मर्जी वेरिएबल आ जाए, अगर हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, एक हमें कॉमन वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें उतनी ही इक्वेशंस चाहिए, उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होगी, जो कि क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। एक जैसी इक्वेशन हमें नहीं। तो हमें क्या करना है? जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन। अभी देखो हमें टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन पढ़नी है, तो हमें अगर उसके कॉमन सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कम से कम क्या चाहिए? दो लाइंस चाहिए, दो लाइंस कह लो, या हमें क्या चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। अभी दो इक्वेशन मतलब क्या हो गया? पेयर हो गया। तो हमारा ये चैप्टर क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इतनी चीज आपको समझ आ गई अभी हमें पेयर क्यों चाहिए, टू वेरिएबल का मतलब क्या हो गया और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया। अब इसके बाद में देखो हम टॉपिक करते हैं। इसके बाद में हमें टॉपिक देखना है कि इसमें हमें ये नीड कहाँ पड़ती है, क्या क्या चीजें हम इससे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल उठाते हैं। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल से आपको सारा क्लेरिफाई करता हूँ कि ये कहाँ हमें नीड पड़ती है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो हमें मान लो क्या कहा गया कि दो दोस्त हैं, दो दोस्त थे। वो क्या गए? एक शॉप पर गए, स्टेशनरी की शॉप पर गए। तो उन्होंने क्या किया? पहले दोस्त ने क्या किया? दो पेंसिल्स ले ली, दो पेंसिल ले ली, और उसने क्या ले ली? थ्री फोर इरेजर्स ले ली। ठीक है, दो पेंसिल और फोर इरेजर ले ली। तो इसको बोला गया, दुकानदार ने कहा कि तुम्हारे बन गए 16 रुपीज। ठीक है, तो उसने 16 रुपीज दे दिए। दूसरा दोस्त बोला कि मुझे भी चाहिए, तो उसने बोला कि मुझे तीन पेंसिल दे दो और क्या दे दो? फाइव इरेजर दे दो। तो वो भी उससे बढ़कर था, उसने एक एक ज्यादा ले लिया। तो उसको दुकानदार ने बोला कि आप दे दो मुझे 21 रुपए। ठीक है, अब दोनों ने, एक ने 16 दे दिए, एक ने 21 रुपए
दे दिए है कि यार मैंने तो रेट पूछा ही नहीं इनका पेंसिल का और इसका रेजर का रेट क्या है। अभी काफी दूर चले गए वो, ठीक है। अभी वो कहते हैं कि यार वापस जाके पूछा जाए कि उसने मुझे क्या रेट लगाया, या वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इससे फाइंड कर सकते हैं कि उनको असल में पेंसिल और रेजर क्या रेट लगी है। अभी देखो कैसे पता लगेगा। मैं मान लेता हूं कि मेरा पेंसिल का जो रेट है वो क्या है, एक्स है, और जो मेरा इरेजर का रेट है वो क्या है, वाई है। अभी पहले के लिए देखते हैं, पहले दोस्त ने, इसने क्या की थी, दो पेंसिल ली थी, तो दो पेंसिल पे खर्चा कितना हो गया उसका, 2x। और क्या ली थी, 4 इरेजर ली थी, तो इसका मतलब 4 इरेजर पर उसका खर्चा कितना हो गया, 4y। और दोनों को जोड़ के उसने कितने रुपए पे किए, 16। ऐसे दूसरे दोस्त ने क्या किया, उसने किया 3x, क्योंकि देखो पेंसिल का जो रेट था वो तो सेम ही रहेगा दूसरे के लिए भी, और इरेजर क्या लिया उसने, 4y में, तो उसको टोटल कितने रुपए देने पड़े, 21 देने पड़े। अभी देखो ये क्या आ गई, ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन आ गई, किसमें, टू वेरिएबल में, ठीक है। ये भी क्या आ गई, हमारी एक लीनियर इक्वेशन आ गई, किसमें, टू वेरिएबल में। और दोनों के वेरिएबल क्या है, सेम है, क्योंकि देखो पेंसिल का रेट तो इसके लिए भी सेम है और पेंसिल का रेट इसके लिए भी सेम है, तो एक्स और वाई की वैल्यू दोनों में सेम रहने वाली है। तो हमारे पास क्या आ गया, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन, सॉरी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी मैंने क्या बोला था कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन हैं, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू एक्स और वाई की क्या है। अब कैसे फाइंड करेंगे वो हम आगे देखने वाले हैं, इसके कई मेथड होते हैं, वो हम आगे जो क्लासेस करेंगे उसमें देखेंगे। अभी आपको इतना समझ आ गया होगा कि हमें ये एक्स और वाई की वैल्यू कैसे मिल सकती है, हमें यानी क्या क्या चाहिए, हमें कम से कम क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में हम देखते हैं इसका ज्योग्राफिकल मीन। तो हम इसका ज्योमेट्रिकल मीन देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, ग्राफिक, ज्योमेट्रिकल मतलब हम क्या देखने वाले हैं, ग्राफ में असल में ये चीज क्या प्रेजेंट करती है। अभी हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, तो ये ग्राफ में क्या प्रेजेंट करती है। तो आप देखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये क्या प्रेजेंट करती है, ये एक लाइन को प्रेजेंट करती है, लाइन को प्रेजेंट करती है। अब कैसे करती है, हम देखते हैं कि इक्वेशन यहीं से पिक कर लेते हैं हम। तो हमने एक इक्वेशन लिया 2x प्लस 4y इक्वल टू 16, ये हमें मिला। तो मैं क्या करता हूँ, देखो हमारे पास ग्राफ में क्या होता था, ग्राफ में मेरे पास दो एक्सिस होते हैं, दो अक्ष होते हैं, एक होता है हमारा x और एक क्या होता है y। तो ये हमारा x है और ये मेरा क्या है, y है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 0। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जहां मैंने x की वैल्यू क्या कर दी, 0 पुट कर दी। अब x की वैल्यू यहाँ पर अगर 0 पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 16। ये तो मेरा क्या बन गया, 0 बन गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16/4, यानी क्या आ गया, 4, ठीक है। तो अगर मेरा x 0 है तो y मेरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये पॉइंट आ गया मेरा 0,4। दूसरा चीज देखो, मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ। मैंने तो अभी कंडीशन मानी है ना कि ये हो सकता है नहीं है, ये जरूरी नहीं है ये होगा। तो x की अगर वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करने पर 2 इंटू 1 प्लस 4y इक्वल टू क्या आ गया, 16 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं देखो y की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये जो 2 है 16 का इधर चला जाएगा 14, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 डिवाइड बाई 4। 14 डिवाइड बाई 4 क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, ये आ गया हमारे पास 3.5। यानी x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू 1, ये 3.5, 1,3.5। ऐसी अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 16 में से 4 गया 12, ये 3। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर ये क्या आ जाएगा, 3। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाता हूं ना तो मेरे को क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है, ठीक है। तो ये लाइन मेरे को मिलने वाली है, यानी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या प्रेजेंट करती है, एक लाइन प्रेजेंट करती है। इतनी चीज आपको समझ आ गई। तो दूसरी लीनियर इक्वेशन भी क्या करेगी, ये भी एक लाइन प्रेजेंट करेगी। तो एक लाइन मेरी क्या होगी, ये होगी, और एक लाइन क्या होगी मेरी, ये होगी। अब देखो दो लाइन है, दो लाइन के हमारे क्या क्या फॉर्मेट बन सकते हैं। दो लाइन देखो क्या हो सकती है, या तो वो हो सकती है पैरेलल हो सकती है, ये मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है। दूसरी लाइन क्या आ जाएगी, यहां आ जाएगी। या तो वो पैरेलल हो सकती है दो लाइन, या दो लाइन क्या हो सकती है, आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है। एक लाइन मेरी ऐसे आ रही थी, एक लाइन मेरी ये जाने लगी, तो ये क्या करेगी,
एक पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, यानी एक पॉइंट पर काटेगी, यहाँ मिलेगी मुझे। तीसरा हमारा क्या हो सकता है कि दो लाइन हो हमारी, वो क्या हो, सेम ही हो बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो। अभी एक लाइन मेरी क्या है, ये मेरी जा रही है इस डायरेक्शन में, और यही ऐसी सेम लाइन एक मेरी क्या हो, इस डायरेक्शन में जा रही हो, यानी ये क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड होंगे, नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन तो कैसे फाइंड होंगे। अभी देखो जो लाइन पैरेलल है, ठीक है, वो कहीं भी जाकर आपस में मिलने वाली नहीं है, और जो लाइन आपस में मिलेगी नहीं तो वहां पे उसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला। कॉमन सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलने वाला, देखो यहाँ पे इस लाइन का जो एक्स की वैल्यू है इस पॉइंट पर, वही इस लाइन की एक्स की वैल्यू होगी, जो इस लाइन की वाई की वैल्यू है वही इस लाइन की वाई की वैल्यू होगी। अगर ये लाइन ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पर मेरा क्या एक पॉइंट है, इसको मैं लिख लेता हूँ ए, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ बी, ये मेरा ग्राफ था कोई एक्स एंड वाई। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर मेरी वाई की वैल्यू है, जो यहाँ पर मेरी वाई की वैल्यू y1 है और यहाँ की y2 है, तो ये दोनों कभी सेम हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें क्या है, गैप है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई ग्राफ ले लेता हूँ, ये ठीक है एक्स और वाई, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस लाइन के लिए भी हमारी जो एक्स की वैल्यू है और इस लाइन के भी जो वाई की वैल्यू है वो क्या होने वाली है, दोनों सेम रहने वाली है। तो इसका हमें क्या मिलेगा, एक सिंगल यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो इधर जा रही है इसको मैं लाइन 1 लिख लेता हूँ, जो इधर जा रही है उसको लाइन लिख देता हूँ 2 लिख लेता हूँ। अभी अगर मेरे पास इस पे सॉल्यूशन पूछे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पॉइंट है सेम पॉइंट क्या रहा हमारा, इस लाइन में भी आएगा, 1 लाइन में भी सेम पॉइंट हमारा लाइन 2 पे भी आ रहा है, ये पॉइंट भी 1 पे भी आ रहा है 2 पे भी आ रहा है, ये पॉइंट भी 1 पे भी आ रहा है और 2 पे भी आ रहा है, यानी हमारा इस लाइन पे हर पॉइंट क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसके हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी क्योंकि इस लाइन का हर पॉइंट क्या होगा, हमें एक सॉल्यूशन की तरह मिलेगा। तो हम इसका ज्योमेट्रिकल मीन देख लिया, हमें क्या होगा, हमने देखा कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या प्रेजेंट करती है, ये प्रेजेंट करती है हमारा एक लाइन को। इतनी चीज समझ आ गई। दो पेयर से, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमें क्या सकते हैं, हाँ, ये हमें तीन टाइप के सोल्यूशन दे सकते हैं, तीन टाइप के कॉमन सोल्यूशन दे सकते हैं। पहला तो क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब होगा, जब दोनों लाइन क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। दूसरा क्या होगा, यूनिक, ये हमें तब मिलेगा जब क्या करेंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगी। तीसरा क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ये कब होगा, जब हमारा क्या होगा, लाइन पैरेलल होंगी। इतनी चीज समझ आई। अभी ये कैसे फाइंड करते हैं, ये भी हम आगे एक देखने वाले हैं। इसकी क्या होती है, कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी होती है, उससे हम फाइंड करेंगे कि हमारी लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी, यूनिक देगी या नो सॉल्यूशन देगी। तो ये हम इसके बाद में करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी देखने से पहले हम क्या करते हैं, हमारी ना दो तीन टर्म्स आती है वो देखते हैं हम लाइन के रिलेटेड। तो हमारी एक आती है टर्म कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। दूसरी हमारी टर्म आती है इनकंसिस्टेंट, इन। तो कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट वो होता है जहां हमें कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड होता हो, सॉल्यूशन मिल जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। जहां हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता वो क्या हो जाती है, इनकंसिस्टेंट। अभी सॉल्यूशन हमें किस कंडीशन में नहीं मिलता, जब हमारी लाइन क्या हो, पैरेलल हो। ये हमने देखा था कि पैरेलल में हमारे पास क्या आता है, नो सॉल्यूशन आता है। अभी देखो कंसिस्टेंट में हमारे पास क्या होती है, एक वो लाइन आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, जो कि क्या करती है, ओवरलैप होती है। ओवरलैप जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। तो आपको ये तीन टर्म्स याद रखनी है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिससे हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो डिपेंडेंट भी हमारी एक टाइप की कंसिस्टेंट क्या है, कंसिस्टेंट फॉर्म है, क्योंकि इसमें भी हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। दूसरी याद रखनी है डिपेंडेंट, जिसमें हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। तीसरा याद रखना है हमें इनकंसिस्टेंट, जिसमें क्या हो, हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। और ये किस कंडीशन में मिलता है, जब क्या हो, पैरेलल लाइन हो। इतनी चीज आपको समझ आ गई। अभी देखो, अभी देखते हैं हम, तो अभी हम देखते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है, अगर हमें क्या दिया हो, स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हो, तो हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद में हम उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या आनी चाहिए, प्रेजेंट करनी आनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे ना,
वो एक स्टेटमेंट में दिए होंगे। किस में दिए होंगे? स्टेटमेंट में। तो हमें सबसे पहले या तो इसको इक्वेशन में या ग्राफ में क्या करना है? प्रेजेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज ले लेते हैं और एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे, साथ में हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने एक्सरसाइज ले ली एनसीईआरटी की 3.1। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। कहता कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब क्या अपनी बेटी को बोल रहा है कि 7 years अगो, यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो मैं क्या मान लेता हूं कि जो आफ्ताब है, इसको क्या बोलते हैं हम? आफ्ताब देते हैं। आफ्ताब की जो करंट एज है ना, अभी की एज, उसको लिख लेता हूं मैं एक्स है, ठीक है। और उसकी बेटी यानी डॉटर को लिख लेता हूं मैं, इसको लिख लेता हूं डॉटर। उसने अपनी डॉटर को बोला, इसकी करंट एज में मान लेता हूं वाई है। तो उसने जो स्टेटमेंट दी वो क्या बोली कि आज से 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी? 7 साल पहले आफ्ताब की 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज रही होगी वो x-7 रही होगी, क्योंकि आज मान लो आफ्ताब की एज क्या 47 है, तो 7 साल पहले क्या हुई होगी? 40 रही होगी। और 7 साल पहले उसके डॉटर की एज क्या रही होगी? 7 year अगो। तो डॉटर की एज क्या रही होगी 7 साल पहले? ये रही होगी y-7, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि आज से 7 साल पहले ना, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी जब तुम तब जिस उम्र की थी, मैं तुमसे क्या था? 7 गुना ज्यादा बड़ा था, ठीक है। मेरी उम्र तुमसे 7 गुना ज्यादा थी। तो उस टाइम इसकी उम्र कितनी थी? y-7। तो इसका 7 गुना क्या था? इसका 7 गुना था x-7। अभी देखो कई बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो बोलते हैं कि देखो x-7 क्या है? आफ्ताब की एज है, वो क्या थी? 7 गुना थी किसकी? इसकी। अभी देखो ये इक्वेशन में अभी गलती कहाँ होगी? अभी वो पहले से ही बड़ा था, ठीक है, वो पहले से इतनी उम्र उसकी ज्यादा थी, ऊपर से हमने क्या उसको 7 से गुणा कर दिया, तो वो इसके बराबर कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? देखो मान लो इसकी एज क्या रही होगी? 1 रही होगी, ठीक है। तो इसकी एज क्या रही होगी? इसकी एज रही होगी इसकी 7 गुना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 7 से गुणा करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 7 गुना रही होगी। अगर बराबर करना है, ठीक है, 7 गुना रही, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 7 था। अभी 1 7 के बराबर कब आएगा? जब मैं इसको 7 से गुणा करूंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसकी डॉटर की एज है ना जो, उसको 7 से गुणा करेंगे, वो किसके बराबर रही होगी? ये रही होगी इसके पिता की एज के बराबर 7 साल पहले, x-7 के, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा? x-7 इक्वल टू 7y-49, ठीक है। इसको लिख लेते हैं x-7y, ये इधर आ गया, इक्वल टू -49 था, माइनस का 7 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 7, ठीक है। x-7y इज इक्वल टू -42, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखो क्या बोलता है, वो बोलता है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। कहता कि आज से 3 साल बाद, तो 3 year आफ्टर 3 year, आफ्ताब की एज क्या रही होगी? आफ्ताब की एज x+3 होगी, क्योंकि करंट एज उसकी क्या है? x है। 3 साल बाद क्या होगी? x+3। उसकी डॉटर की एज क्या रही होगी आफ्टर 3 year? ये रही होगी y+3। वो कहता कि आज से 3 साल बाद भी क्या होगा? आज से 3 साल बाद यानी y+3, तुम्हारी जो एज होगी ना, वो क्या होगी? मुझसे 3 गुना छोटी होगी। यानी मैं इसको दोबारा रीअरेंज करके लिखता हूँ। तो वो बोलता है कि आज से 3 साल बाद यानी x+3, मेरी जो एज है वो तुम्हारी एज की x+3, जो मेरी एज है वो तुम्हारी एज की क्या होगी? 3 गुना होगी। ये क्वेश्चन समझाई कि आफ्ताब की जो एज है वो इसकी एज की 3 गुना होगी। इतनी चीज हमारी इक्वेशन बन गई। तो ये क्या हो जाएगा? x+3 इक्वल टू 3y+9, ये आ गई हमारी। तो इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा? y को लेफ्ट साइड में ले गया, x-3y इक्वल टू 9 - 3 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये हमारी क्या होगी? एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। तो हमारे पास क्या आ गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम आगे देखने वाले हैं। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसको
स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज करना देखने हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों से रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, दो इक्वेशंस आ गई। अभी ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एक टेबल ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं एक्स, यहाँ पे लिखते हैं वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अभी फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, जीरो, तो मेरी इक्वेशन क्या थी, मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अभी x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, जीरो, तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो माइनस से माइनस कट गया, 7 6 42, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो y क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ x की वैल्यू को 7। तो x की वैल्यू को 7 देखो क्यों किया, 42 भी क्या है मेरा 7 का मल्टीपल है, ये भी हमारा 7 का मल्टीपल है, तो मैं इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इसलिए मैंने x की y को क्या कर दिया, 7 कर दिया x की वैल्यू को। तो 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अगर यहाँ पे आ गया हमारे 7 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 42 डिवाइड बाई 7, तो ये आ रहा माइनस 6। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, तो हमारा माइनस वाई क्या आ जाएगा, ये माइनस, ये जो 1 है इधर जाके माइनस का आ जाएगा, तो माइनस 7 यानी वाई इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू जो मैं 1 लिखता हूँ, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब ग्राफ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 7, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, सॉरी लाइन बनाएंगे, और हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट 6 बॉल फॉर 3900। तो उसने क्या किया, 3 बैट लिए और 6 बॉल ली 3900 की। शी बाइज अनदर 3 मोर बैट ऑफ सेम काइंड फॉर 1300। तो उसने क्या किया, बैट एंड 3 मोर अनदर बैट, सॉरी, शी बाय अनदर बैट, उसने एक और बैट लिया और 3 बॉल और ले ली, कितने में ले ली, 1300 में। देखो इसमें लिखा हुआ है सेम काइंड, सेम काइंड का मतलब क्या होगा, दोनों के जो रेट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, यानी उसने जो पहले बैट लिया और बाद में बैट लिया उनके क्या होंगे, रेट सेम होंगे। तो हमें क्या करना है, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो सिचुएशन को हमने देखो, ये पहले एग्जांपल किया था, सेम तरीके का एग्जांपल है। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि मेरा बैट का जो रेट था वो क्या था, एक्स, और जो मेरा बॉल का रेट है उसको मैं मान लेता हूँ वाई। तो आपको क्वेश्चन में दो चीजें दी होगी, दोनों के आप अलग अलग आपने रेट मान लिए। तो अगर मैं 3 बैट लेता हूँ, एक बैट मेरा एक्स का है, तो 3 बैट कितने के आ जाएंगे, 3x के, प्लस अभी 6 बॉल, एक बॉल मेरी वाई की है, तो 6 बॉल कितने की आ जाएगी, 6y की, 6 को वाई से मल्टीप्लाई किया। तो इन दोनों को मिला के मेरे को कितने रुपए देने पड़े, मेरे को देने पड़े 3900। दूसरी चीज उसने क्या बोली कि उसने एक बैट लिया और 3 बॉल ली। ठीक है, तो एक बैट का वैल्यू क्या था, एक्स, 3 बॉल का वैल्यू क्या था, 3y। ये मुझे कितने में पड़ी, ये मुझे पड़ी 1300 में। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई फर्स्ट, ये इक्वेशन आ गई 2। ये हमने प्रेजेंट कर दिया इसको एल्जेब्रिकली। अब ग्राफिकली कैसे, ज्योमेट्रिकली कैसे प्रेजेंट करना है, तो आप x की एक वैल्यू पुट कर दो, फिर y की एक वैल्यू पुट कर दो, ऐसे हमें क्या मिल जाएंगे, दो दो पॉइंट मिल जाएंगे और हमारी क्या बन जाएगी, दो लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, ये चीज होगी। थर्ड देखो क्या दिया हुआ है, cost of 2 kg apple and 1 kg grape a day was found 160। तो इन्होंने क्या बोला कि 2 kg एप्पल थे और 1 kg ग्रेप थे, उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ी, 160। सेम ऐसा क्वेश्चन बन गया, एप्पल की एक्स ले लो, ग्रेप की वाई ले लो। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स आर 300। तो 4 kg एप्पल, 2 kg ग्रेप्स की कीमत क्या होगी, 300 रुपए होगी। तो इसको हमने सेम अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप एप्पल की कॉस्ट क्या ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, और इसकी क्या ले सकते हैं, ग्रेप्स की वाई ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इसका एक तो इसको जो ज्योमेट्रिकली हमने रिप्रेजेंट किया ना, ये हम इसको अच्छे तरीके से देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हमने थोड़ा रफ किया, तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि इसको कैसे हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सेकंड चीज हम क्या देखेंगे, इनके रेशियो, इनके जो कोफिशिएंट आते हैं ना, एक्स का और वाई का, इनके रेशियो से हम फाइंड करेंगे कि ये इक्वेशन किस टाइप की है, इसके मैनी सोल्यूशन है, तो ये हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट से फाइंड करने वाले हैं। तो ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, एडेमा चैनल से, फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू।